हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर 5 था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो ख़त्म कर दिया था और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे थे। उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के और कुछ बुक के भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे। तो काफ़ी उससे आइडिया लग गया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, एम क्या होता है। ठीक है, तो आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि आपका चैप्टर 6 जो इसका नाम है कि ट्रेंगल्स। अब ये सेम टाइप का ट्रेंगल चैप्टर आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, क्लास 8 में भी आप लोग देखते हुए आ रहे हैं ट्रेंगल्स क्या है। अब क्लास 10 में हम अलग क्या पढ़ेंगे। देखिए क्लास 9th 8th में जो आपने ट्रेंगल पढ़ा था वहां आप लोगों ने जानकारी ले ली है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब जब सेम चीजें होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, यहां पर जो ट्रेंगल की बात करेंगे वो है ट्रेंगल, सिमिलर ट्रेंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर ट्रेंगल की बात करेंगे, अलग अलग किस टाइप के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर ट्रेंगल्स की, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिमिलर फिगर्स क्या होता है। सिमिलर फिगर मतलब सिमिलर, जैसे कि नाम से पता लग रहा है सिमिलर मतलब जो सेम दिखते हैं, सेम दिखने वाले, जैसे कि ये सिमिलर हो गया, ये पत्ती जैसे इसका एक भाग ये इसके सिमिलर है, ये सब आपस में क्या है सिमिलर दिख रहे हैं। जैसे ये पिरामिड इसके सिमिलर है। ठीक है, ऐसे जैसे ये जिराफ और ये सिमिलर है, दिखने में सेम है, हालांकि इनकी साइज अलग अलग है, लेकिन दिखने में एक दूसरे जो है दिखने में एक ही है, इनका शेप सेम है लेकिन साइज अलग है। ठीक है, साइज अलग है, शेप सेम है, वही जिराफ ये भी जिराफ, तो ये सिमिलर हो गए। ठीक है, देखते हैं थोड़ा आगे देखते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंसेस को देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब और सिमिलर मतलब क्या डिफरेंस है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर जियोमेट्रिक फिगर्स दैट हैव द सेम शेप एंड साइज। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सेम शेप होती है और साइज भी सेम ही होती है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप और साइज दोनों सेम होगा। ठीक है, जैसे कि दैट इज इफ यू कैन ट्रांसफॉर्म वन फिगर इनटू अनदर फिगर बाय सीक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड और ऑफ रिफ्लेक्शन, देन टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये नेक्स्ट लाइन बोल रही है कि आप दूसरे फिगर को पहला फिगर बना सकते हैं, चाहे तो रिफ्लेक्शन करके या उनको रोटेट करके। मतलब ये है कि दोनों का शेप और साइज सेम होना चाहिए, तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाते हैं। जैसे कि ये ट्रेंगल और मैंने एक और ट्रेंगल बनाया, ये दो ट्रेंगल मैंने बनाए। देखिए अभी इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हो गए। जैसे कि ये और ये देखिए, इनका दोनों का शेप और साइज सेम है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन दोनों का भी शेप साइज सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो ये बात है कॉन्ग्रुएंट। मेन जो इसमें याद रखने वाली बात है ये है कि उनका शेप और साइज दोनों सेम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी आपको मैं डिफरेंस बता दूंगा दोनों में। सिमिलर, सिमिलर फिगर एक बार देखिएगा, सिमिलर फिगर, उसके बाद हम लोग ये वाला स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, हालांकि कोई बात नहीं। तो सिमिलर फिगर का एक बार मैं मीनिंग बताना चाहता हूं। सिमिलर फिगर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। सिमिलर फिगर आर टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप। शेप सेम होता है दोनों का, हैविंग सेम शेप। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, शेप और साइज दोनों सेम है। सिमिलर में क्या है, केवल शेप सेम होगा, साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं लेते हैं। हमारे पास सिमिलर में गारंटी इस बात का है कि जो शेप होगा ऑब्जेक्ट्स का वो सेम होगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स विच आर एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। देखिए फिर वही बात बोल रहा है, जिनका शेप और साइज दोनों सेम होता है वो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जो आपके गाड़ी 4 पहिए की गाड़ी में जो आगे के 2 पहिए होते हैं, चारों पहिए देख लीजिए सेम ही होते हैं। ठीक है, आपका ये हाथ देख लीजिए, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब मैं सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल फिर दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये देखिए,
अभी ये जो क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है और ये सिमिलर का साइन होता है। तो अगर आप देखेंगे यहां पे शेप तो दोनों का सेम है यार, शेप दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में आ गया? साइज में। ये थोड़ा छोटा साइज का है, ये बड़ा साइज का है। तो ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों बच्चों इस तरह से होते और दूसरा भी केवल इसी तरीके से होता, तो देखिए दोनों का सेम शेप है, दोनों का सेम साइज है, तो दोनों क्या होते? कॉन्ग्रुएंट। मतलब मैं इतनी सी बात एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि यदि दोनों फिगर सेम शेप और सेम साइज के हैं, सेम साइज के हैं, तो दोनों फिगर क्या होंगे? तो इस कंडीशन में दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, दोनों फिगर का शेप और साइज दोनों सेम है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन केवल शेप ही सेम है, केवल शेप, लेकिन केवल शेप सेम है तो वो क्या होंगे? वो सिमिलर फिगर होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। ठीक है, देखिए मैंने दोनों का लिख दिया, यहाँ पे डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर दोनों का शेप और साइज सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर केवल शेप सेम है तो वो सिमिलर होगा। ठीक है, इतनी से बात समझ आ गई। आगे देखते हैं एक बार सिमिलर पॉलीगन के बारे में देख लेंगे। सिमिलर पॉलीगन देख लीजिए। When two polygons have corresponding angles that are congruent, ठीक है, congruent मतलब इक्वल, corresponding angles equal and the corresponding sides are proportional, corresponding sides क्या है? proportional है। In other words the polygons have the same shape but they may be different sizes। ठीक है, अरे भाई सिमिलर पॉलीगन्स का अगेन वही सेम हो जाएगा ना यार। सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर का मतलब आप लोग जानते हैं सेम शेप, साइज डिफरेंट हो सकता है, तो वही बोल रहा है कि पॉलीगन से सेम शेप बट दे मे बी ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, तो पॉलीगन दैट हैव सेम शेप। अब यहां पर देख लीजिए आप, भले इसकी साइज भले थोड़ा इसका ज्यादा है, इसका कम है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, पर इनका जो है शेप सेम है तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर है, दोनों का शेप सेम है तो क्या हो जाएंगे? ये सिमिलर है। ठीक है, ये और ये पॉलीगन सिमिलर है क्योंकि इसमें देखिए सब एंगल जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देखिए हमेशा सिमिलर जो भी ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, जो भी सिमिलर पॉलीगन है, जो भी सिमिलर पॉलीगन मतलब समझते हैं सभी बच्चे? पॉलीगन मतलब समझते हैं? पॉलीगन मतलब जो लाइन से मिलकर बना हो और एक बंद क्लोज्ड फिगर हो, क्लोज्ड फिगर हो, क्लोज्ड फिगर मेड विद लाइंस। ऐसा फिगर जो बंद फिगर हो और केवल लाइन से बना हो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो दो अगर पॉलीगन दिए हुए तो सिमिलर कब होंगे? इसकी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है उनकी साइड्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। देखिए यहां पर ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल एंगल होगा, सी टी के इक्वल होगा, डी यू के इक्वल, तो इस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। इफ टू पॉलीगन्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ए इक्वल आर के होगा, बी एस के इक्वल होगा, सी टी के इक्वल, और ई जो है वो वी के इक्वल होगा। देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये हो गई बात आपके सिमिलर पॉलीगन्स की। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बातें देखी? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होता है, और सिमिलर पॉलीगन क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब मैं एक बार और बता रहा हूं, जिनकी शेप और साइज दोनों सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर की गिनती में आएंगे। अगर केवल शेप सेम है तो वो सिमिलर फिगर हो जाएगा। और पॉलीगन, अगर सिमिलर पॉलीगन की बात होगी तो वही सेम, अगर उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है
और साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में है तो वो सिमिलर पॉलीगन हो जाएंगे। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये वाली बात अभी भी समझ नहीं आई होगी। धीरे धीरे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सरसाइज 6.1 पर आते हैं। इसके क्वेश्चंस जो है आपको और अच्छे से समझाऊंगा तो अच्छे से आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, बताइए। मैं एक कंडीशन यहां पे आपको एक और बता देता हूं, कब आपके दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, किस कंडीशन में, व्हेन रेडियस आर इक्वल of both circles, then they are congruent circles। ठीक है, दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका कंडीशन ये है कि उन दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर रेडियस दोनों की इक्वल है तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। वापस इस पर आ जाओ, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, बताइए क्या हो सकता है। मान लो ये एक सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, तो इसका तो रेडियस कुछ अलग होगा, इसका रेडियस कुछ ज्यादा होगा, दोनों का रेडियस अलग है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते। क्या हो गए, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट की क्या कंडीशन है, शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। सिमिलर की कंडीशन है दोनों का शेप सेम होना चाहिए, तो दोनों का शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो सकते, ठीक है, सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, स्क्वायर के लिए देख लीजिए, स्क्वायर के देख लीजिए, स्क्वायर के लिए देखिए सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने मान लीजिए एक स्क्वायर ऐसे बना लिया और एक स्क्वायर ऐसे बना लिया, तो अभी तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों सेम ही है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये तो कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने स्क्वायर को ऐसा ना बना करके ऐसा बना दिया तो आप क्या बोलेंगे, है क्या कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है आप, क्योंकि इसका साइज मैंने बदल दिया, दोनों का शेप तो अभी भी सेम है, दोनों स्क्वायर ही है, साइज बदल दिया, इसमें थोड़ा जो साइड छोटा था इसमें साइज में बड़ा कर दिया, तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। लेकिन मैं इनको सिमिलर तो बोल सकता हूं ना यार, सिमिलर तो बोल सकता हूं, सिमिलर तो बोल सकता हूं ना, तो सिमिलर हो जाएंगे। सभी स्क्वायर्स क्या है, आपस में सिमिलर है बच्चों। कॉन्ग्रुएंट मैं बोल नहीं सकता हूं सभी स्क्वायर को, कॉन्ग्रुएंट तभी बोल सकता हूं जब उनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, ठीक है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये देखिएगा, ऑल कौन से ट्रायंगल, आइसोसेल इक्विलैटरल। अब देखिए आइसोसेल ट्रायंगल बना रहा हूं मैं इधर, मान लीजिए ये दो आपके आइसोसेल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये मान लो मैंने बना दिया डी ई एफ, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ में आप लोग जानते हैं कि अगर ये आइसोसेल है मतलब दोनों का करस्पॉन्डिंग जो है दो साइड इक्वल होगी, दो साइड इक्वल होगी, ठीक है। अब यहां पर ये पूछ रहा है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इक्विलैटरल बोल सकता हूं क्या, अरे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये आइसोसेल्स में तो ये वाला जो है ये कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है ना। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिएगा एक बार, मैं आपका चाहे तो अगर साइड की 3 सेंटीमीटर ले लिया तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, सब 60 डिग्री होगा। अगर मैंने मान लीजिए 3 की जगह 6 ले लिया तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, सब सेम ही होगा। मान लीजिए मैंने ये 7 ले लिया, तो है तो सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल और सिमिलर भी है। देखिए सबका शेप सेम है, साइज भले ही चेंज कर दिया है मैंने पर शेप सबका सेम है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेकिन आइसोसेल ट्रायंगल क्यों नहीं आपका सिमिलर हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक ऐसा बना दिया आइसोसेल ट्रायंगल, एक आइसोसेल ट्रायंगल मैंने ऐसा बना दिया, ऐसे देखिएगा, ऐसे मैंने बना दिया डी ई एफ, ये मैंने इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है,
तो यार इसमें ये भी आइसोसेल ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेल ट्रायंगल है, पर इन दोनों का जो साइज है वो तो अलग हो गया। ये अलग टाइप का दिख रहा है, थोड़ा साइज इसका भी अलग हो गया। ये शेप भी दोनों का सेम नहीं दिख रहा है, शेप भी दोनों का सेम नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा वाइड दिख रहा है, थोड़ा छोटा है ना। तो ये आइसोसेल, और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि आइसोसेल ट्रायंगल में दोनों इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई मान लो 30 डिग्री है, और अगर मैंने इक्वल यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुझे तो एंगल 50 डिग्री ले लिया, तो एंगल भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर तो एंगल भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर दो फिगर्स में एंगल चेंज हो रहे हैं, पॉलीगन में एंगल चेंज हो रहे हैं, तो वो सिमिलर हो ही नहीं सकते। अभी हमने क्या पढ़ा सिमिलर पॉलीगन का कंडीशन, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आइसोसेल ट्रायंगल बना है, इनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या हो गए, अलग अलग हो गए ना। ये दोनों आइसोसेल ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये सिमिलर कहां से हो जाएंगे, सिमिलर हो नहीं सकते। ठीक है, सिमिलर हो नहीं सकते। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल तो चाहे आप ये बनाओ चाहे ये बनाओ, सब में एंगल 60 डिग्री ही होगा, 60 डिग्री होगा। भले अब आप लोग जो साइज, जिनकी जो साइड है वो कितने भी ले लो, मान लो ये 2 ले लिया, 4 ले लो, 3 ले लो, तो इसको 6 ले लो, ये 8 है तो इसको 16 ले लो। ठीक है, साइड भले ही आप बढ़ा सकते हैं सेम प्रोपोर्शन में, पर देखिए 2/4 1/2, 3/6 1/2, 8/16 1/2, सेम प्रोपोर्शन में साइड बढ़ा सकते हैं, लेकिन एंगल्स तो सबके सेम ही है ना, एंगल तो सबके सेम ही है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये देखिए, 2 पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। 2 पॉलीगन कब सिमिलर होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल की प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल अभी पढ़ा। 2 पॉलीगन सिमिलर होंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर देख लो, ये एक ऐसा देख लो और एक थोड़ा बड़ा बना दो, दोनों का शेप सेम है पर साइज डिफरेंट है दोनों का, तो ये सिमिलर हो गया। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर मान लो एक स्क्वायर हो गया और एक मैंने ऐसे बना दिया कुछ भी, तो देखो ये नॉन सिमिलर फिगर है, ना तो इनका शेप सेम है ना साइज सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। ये दोनों बताना है सिमिलर है या नहीं, बताओ सिमिलर है क्या। अरे यार दोनों पॉलीगन है ना, और पॉलीगन के सिमिलरिटी का क्या कंडीशन है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, है क्या इक्वल। यहाँ पे ये कुछ एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे कुछ एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इक्वल सेम नहीं है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नो नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। पॉलीगन्स के कॉन्ग्रुएंसी का 2 ही कंडीशन चेक करना, पॉलीगन के सिमिलर है या नहीं इसके लिए 2 ही कंडीशन चेक करना है। पहला कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी साइड्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 2 ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे। तो ये भी तो ट्रायंगल भी तो पॉलीगन होता है ना, तो इसकी भी कंडीशन सेम ही हो गई, उसकी भी कंडीशन सेम ही होगी ना, देख लो वही होगी। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सेकंड है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशियो। ठीक है, अब इसका समझ में मतलब आएगा, यहाँ आपको मतलब समझाऊंगा ढंग से मैं सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। देखिएगा 2 कंडीशन है, पहली है अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों सिमिलर हो गया। देखिए ये एंगल ए इक्वल पी के है, ये बी क्योंकि इक्वल है, सी आर के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ए बी सी और पी क्यू आर आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उनकी साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो इस कंडीशन में भी वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिएगा जैसे देखिए ये 2 ट्रायंगल देखिए,
इनके करस्पॉन्डिंग एंगल x इक्वल टू x है, y है, z है, तो इक्वल है, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोपोर्शन देखना, देखो C अपॉन F, इनका प्रोपोर्शन मतलब इनका रेशियो C अपॉन F ये इक्वल होना चाहिए A बाई डी के। अरे भाई इसके करस्पॉन्डिंग है ना A बाई डी, और इक्वल होने चाहिए B बाई ई। अगर A बाई डी इक्वल है C बाई एफ इक्वल है B बाई ई के, तो इस कंडीशन में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा यार, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऐसे इसमें देख लो एंगल्स, देखो तो y और z, इधर y z के बीच में a, तो a बाई पी, तो a बाई बी किसके इक्वल होना चाहिए, x z के बीच में b, इधर x z के बीच में q, b बाई q, और c बाई एक्स वाई के बीच में c बाई r। ठीक है, तो ये होता है सेम प्रोपोर्शन का मतलब। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन। मैं एक और समझा देता हूं आपको, देखिएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल में लेता हूं, यह है एक ट्रायंगल ए बी सी, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये भी 30। मान लो ये है 4 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये है 8 सेंटीमीटर। और एक दूसरा आपको फिगर ये दिया हुआ है पी क्यू आर, यह आपको 8 दी हुई है, ये 16 दी हुई है, और ये 20 दी हुई है, और एंगल्स आपका वही है 60, 30 और 30। अब मुझे ये बताना है कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मुझे ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो उसकी कंडीशन है, पहली कंडीशन की करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जो कि है 30 से 30 इक्वल, 60 के 60, 30 के 30 इक्वल है। सेकंड कंडीशन ये चेक करनी है कि दोनों का जो साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है क्या। देखना करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन देख रहा हूं, तो ए बी के प्रोपोर्शन रेशियो किसके है, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, 4/8, मतलब कितनी, 1/2। ये पहली दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाला है मैंने। अभी देखना ए सी अपॉन पी आर निकालूंगा मैं, ए सी अपॉन पी आर, तो ये कितना हो गया, 8/16, मतलब 1/2। लास्ट बी सी अपॉन क्यू आर, वो है 10/20, मतलब 1/2। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो क्या बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल आपके क्या है बच्चों, दोनों ट्रायंगल क्या है आपके, सिमिलर ट्रायंगल है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कब दो पॉलीगन, कब दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो ट्रायंगल कब आपके सिमिलर हो सकते हैं। पहला कंडीशन है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि दोनों के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं, तब तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाली बात हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो वो सिमिलर। ठीक है, चलो आगे होगा, समझ में आ गया। इस पर आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.1। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.1 पे मैं जाने वाला हूं। यही थ्योरम की मदद से आपके आगे के जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसको मैं आपके सामने पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in same ratio. ठीक है, if a line drawn parallel to one side, देखो मैंने मान लिया कि ये ट्रायंगल मैंने बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये मैंने एक ट्रायंगल, थोड़ा सा रुकिएगा एक मिनट। ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, क्या बोल रहे हैं,
अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मैंने इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींच दी, मान लो ये पी क्यू लाइन मैंने खींच दी, ठीक है। ये पी क्यू लाइन मैंने खींच दी। आगे क्या बोल रहा है, ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये देखिए, ये एक लाइन पी क्यू मैंने बीसी के पैरेलल में खींची है, ये एक लाइन पी क्यू मैंने बीसी के पैरेलल में खींची है, ये ए बी और बीसी को दो अलग पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बोल रहा है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गिवन, गिवन गिवन मुझे ये है कि जो पी क्यू है ना, ये पैरेलल है बीसी के, ठीक है ना। प्रूव मुझे करना है कि ये जो लाइन है ये बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल प्रूव करना है मुझे ए क्यू अपॉन क्यू सी के, ये प्रूफ मुझे करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रूफ। देखिएगा, तो मैं प्रूफ कैसे करूं इसको, देखिएगा प्रूफ कैसे करता हूं मैं इसको। प्रूफ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रूफ के लिए देखिएगा, मुझे प्रूफ करना है ये वाला ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। देखना कैसे मैं प्रूफ करूंगा। मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करता हूं, ये देखो, ठीक है ना। मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं क्यू से, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाले पे क्यू से, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ, थोड़ा उसको बड़ा में बनाता हूं, है ना, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। इसको लॉक करो, हाँ चलो। और मैंने सेम इसी तरीके से एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये डी है और ये ई है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैंने ये पी को सी से मिला रहा हूँ और बी को क्यू से मिला रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं फिर इधर, थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया है हम लोगों ने। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हम लोगों ने जो QD है वो परपेंडिकुलर किया है किसके, AB के, और PE जो है वो परपेंडिकुलर किया है किसके, AC के, ठीक है। तो अब देखना प्रूफ, जरा मुझे आप लोग बता सकते हैं क्या कि ट्रायंगल APQ का एरिया, देखना मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूं कैसे मैं प्रूफ करने वाला हूं। मैं ट्रायंगल APQ का एरिया लिखूंगा और ट्रायंगल PQB का एरिया लिखूंगा। ऐसे ही मैं ट्रायंगल APQ का दूसरे तरीके से ट्रायंगल एरिया लिखूंगा और PQC का एरिया लिखूंगा और दोनों का रेशियो लूंगा, ठीक है। उधर जो निकाला और इधर जो, ठीक है, देखना अभी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, APQ ये होगा आपका हाफ, अरे भाई ट्रायंगल का एरिया बताओ, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस AP,
तो AP के अकॉर्डिंग हाइट क्या होगी, DQ। अरे होगी, चलो बताओ। एरिया ऑफ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, AR, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ट्रायंगल APQ, AR मतलब एरिया, इक्वल्स टू हो गया हाफ इंटू AP इंटू DQ। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ PQB, ट्रायंगल PQB क्या होगा, हाफ बेस, अगर मैं ये ले रहा हूं, बेस PB ले रहा हूं, बेस PB ले रहा हूं मैं, तो बताइए बेस PB ले रहा हूं तो हाइट क्या होगा, ये होगा। अरे भाई ये ट्रायंगल है ना मेरा, तो ये अगर बेस लिया है तो हाइट क्या होगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो इससे जो परपेंडिकुलर डलेगा तो ये जो होगा यही तो आपका हाइट होगा। तो ये कितना कितना इधर DQ है, तो DQ इसको मान लो फर्स्ट है और इसको मान लो सेकंड है। ठीक, अब देखना मैं फिर दूसरे पेज पे मैं APQ का दोबारा एरिया लिखूंगा, लेकिन इस बार मैं बेस AQ को लूंगा और हाइट PE लूंगा और PQC का एरिया लिखूंगा। देखना एरिया ऑफ APQ, डायरेक्ट लिख रहा हूं ना मैं, क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू बेस AQ इंटू PE, AQ इंटू PE, यही होगा ना। अरे यार APQ का देखो, जब मैंने बेस ये लिया था तो हाइट ये लेता, अभी मैंने बेस ये लिया AQ तो हाइट PE होगा ना। अच्छा इसी तरह से मैं ट्रायंगल PQC का एरिया लिख रहा हूं अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस QC और हाइट PE, QC इंटू PE, इसको मान लीजिए 3, मान लीजिए 4। अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, देखना एरिया ऑफ APQ और 1 और 2 और 3 और 4, तो पहले 1 और 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा अगर आप लोग देखें तो जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखना, ये जो ट्रायंगल BPQ है और जो CQP है, ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, दोनों का ट्रायंगल्स का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल साइड्स के बीच में, ये और ये पैरेलल साइड के बीच में ना, तो दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है, दोनों जो ट्रायंगल है ना ये, इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखिएगा, अरे भाई एरिया सेम कैसे होगा, देखना इसका एरिया कैसे सेम होगा, मैं बता रहा हूँ एक बार आपको। देखो इसको, ये दोनों पैरेलल साइड है, इसको अगर इधर आगे बढ़ाओगे, इसको इधर आगे बढ़ाओगे, तो जैसे ये अगर ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, और अगर मैंने इसको बेस लिया तो हाइट क्या होगा, इधर से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा ये, और इधर से इसका एरिया निकालने के लिए अगर ये बेस लिया तो ये हाइट में ऐसे दूंगा। ठीक है, तो ये और ये तो दोनों में सेम है ना, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आया समझ में कि दोनों का एरिया क्यों सेम है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, देखना आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, APQ नहीं, BPQ और PQC, BPQ और PQC, BPQ and area of triangle PQC are same, क्यों, because they are on same base and between two parallel lines.
बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखना मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 2 और 3 4। तो एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ PQB, एरिया ऑफ APB अपॉन एरिया ऑफ PQB, APQ अपॉन PQB। तो ये क्या था, हाफ ऑफ APDQ PBDQ। देखिएगा, और 3 और 4 को भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 3 और 4 को। तो 3 और 4 को देखो, एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AQ इंटू PE अपॉन हाफ ऑफ QC इंटू PE। तो देखिएगा P से P कट गया, हाफ से हाफ कट गया, इधर DQ से DQ कट गया, हाफ से हाफ कट गया। तो देखिएगा इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB ये किसके इक्वल आया बच्चों, AP अपॉन BP के इक्वल आया। ऐसे मुझे इधर जरा बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC किसके इक्वल आ गया, AQ अपॉन QC। अब यार APQ ये दोनों इक्वल है क्या आपस में, अरे एक PQB और एक PQC का एरिया इक्वल है ना। देखिए BPQ और PQC का एरिया इक्वल है, क्या था यार, PQB, अब उसको PQB लिखो या BPQ लिखो एक ही बात है, ठीक है। PQB लिखो BPQ लिखो एक ही बात है। तो यार ये और ये दोनों का एरिया सेम है, तो मतलब ये रेशियो और ये रेशियो सेम है ना। देखना मैं लिख रहा हूं दोबारा, एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB PQB, पर APB आएगा ना यार। PQB ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और PQC। BQC तो बताइए किसके इक्वल आया था अभी, ये आया AP अपॉन BP और ये AQ अपॉन QC। ये आया आपका AP अपॉन BP और ये आ गया AQ अपॉन QC, हो गया, हेंस प्रूफ। देखिए इसको ध्यान से, हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गया ना। ये वाला जो खाली स्लाइड है ये हटाऊं, अच्छा यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या किया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। ये आपका ट्रायंगल है, मैंने PQ को मिलाया, जैसा कि वो बोल रहा था क्वेश्चन में, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है पैरेलल टू वन साइड, मतलब मैंने इस साइड के पैरेलल ये लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये लाइन जो है आपकी वो ट्रायंगल की बाकी दो साइड को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि है P और Q। तो ये थ्योरम में प्रूफ आपको ये करना है कि जहां पर ये दोनों, ये जो लाइन है आपको, ये बाकी जो दो लाइनों में जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब P और Q पर, वो सेम रेशियो में आपको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे किया, देखिए मैंने
Q से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, P से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। उसके बाद मैंने एरिया निकाला है APQ का, बेस AP लिया है और हाइट DQ लिया है, तो AP इंटू DQ। और ऐसे ही मैंने फिर PQB का एरिया निकाला, ये PQB क्या हो जाएगा, हाफ, अगर मैं बेस PB ले रहा हूँ तो हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो हाफ PB इंटू DQ, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, आगे मैंने सेम एरिया ऑफ APQ निकाला है, लेकिन इस बार मैंने बेस ये लिया है और हाइट ये ली है। AQ बेस लिया है, हाइट PE ली है, और PQC का एरिया निकाला है, तो PQC में मैंने बेस ये लिया है और हाइट ये हो जाएगी PE। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, QC इंटू PE हो जाएगा, ये 3-4 हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक बात ये लिखी है कि जो आपका एरिया है BPQ का, मतलब ये जो एरिया है इस वाला ट्रेंगल का, और ये जो ट्रेंगल है PQC, इनका जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम बेस के ऊपर है और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में है, और पैरेलल लाइंस PQ और BC के बीच में है, और सेम बेस है दोनों का, PQ दोनों का बेस है। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गया। फिर अब मैंने क्या किया है, APQ PQB का एरिया को मैंने डिवाइड किया है, सेम ऐसे APQ और PQC का मैंने जो है डिवाइड किया है। अब आप लोग जानते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल है, तो AP अपॉन BP इक्वल टू हो जाएगा AQ अपॉन QC। हमेशा याद रखिएगा, एक बार मैं फिर बता देता हूँ नोट करके, कि जैसे मान लो ये कोई ट्रेंगल है ABC, और मैंने एक लाइन जैसे BC के पैरेलल में खींच दी यहाँ पर PQ। ठीक है, तो इफ जो PQ अगर पैरेलल है BC के बच्चों, तो इस कंडीशन में देन जो आपका AP अपॉन PB, मतलब AP और PB का रेशियो होगा वो इक्वल होगा AQ अपॉन QC के। ये नोट बना के लिख लेना अपने नोट्स में कहीं पर, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम 6.1 देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही थ्योरम 6.1 का उल्टा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइंस आर पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब ये उल्टा बोल रहा है यार अब, कि जैसे मान लो अगर कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन बच्चों तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ये मान लो PQ है, कि यदि इफ AP अपॉन PB इक्वल है AQ अपॉन QC के, देन इस कंडीशन में PQ जो है ना पैरेलल होगी BC के। उल्टा है, पहले ये था, ये दिया हुआ था और ये प्रूफ करना था, अब ये था और ये हमको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आपके सिलेबस वाइज, बट आपको अगर देखना है ये तो एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, या फिर एक बार बुक में देखिएगा। ठीक है, बाकी बस आप उसको याद रखिए, ऐसे थ्योरम 6.2 को मेन जो याद करने वाला है 6.1 में आपको करवा दिया हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 पर आइएगा। एग्जाम्पल 1 देखिए, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC ए D एंड E, तो मैं बता रहा हूं देखना, ये ट्रायंगल है ABC कोई, यार मेरा ये लाइन हमेशा क्यों टेढ़ा खींचता है ना, पता नहीं क्यों। कोई टूल वगैरह है क्या यहाँ पर, शेप्स का कोई टूल है ना यार। चलो ये रहा, मेरे को ट्रायंगल एक लेना है। अरे यार एक सेकेंड, ओहो ठीक है, मुझे लेना है इस बार जैसे कि ट्रायंगल लेना है मुझे। ये ट्रायंगल का मुझे कलर कैसे चेंज करूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखना, लाइन इंटरसेक्ट, मान लो ये ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है।
अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड डी, तो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली, इनको मिला देता हूँ, ठीक है, मिला देता हूँ। तो हमको प्रूव करना है, हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के। अच्छा, और ये लाइन हमको गिवन भी है, गिवन है हमको कि ये जो डी ई लाइन है ये पैरेलल है किसके, बी सी के, ये जो डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के। तो यार अभी अभी थ्योरम 6.1 में पढ़ के आए हैं कि अगर ये इसके पैरेलल है तो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये और इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, इसके और इसके रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखना मैं प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए डी, ध्यान समझना, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, किससे, थ्योरम 6.1 है ना। तो मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ, दोनों तरफ एक ऐड कर रहा हूँ मैं, ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। तो यार मुझे जरा बताओ ए डी प्लस डी बी किसके इक्वल है, ये ए बी के इक्वल है ना यार, अपॉन डी बी। जरा बताओ ए ई और ए सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, अपॉन ई सी। तो ऐसे लिखो तो हो गया ना प्रूफ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको उल्टा करो तो उलट दो, तो ये डी बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ई सी अपॉन, यहां पर इसको उलट के प्लस करो तो अच्छा होगा, ठीक है। डीबी को ऊपर लेके ऐड करो, ठीक है, डीबी को ऊपर लेके ऐड करो तभी आपकी वो आएगी, ठीक है। डीबी को ऊपर लेके ऐड कर लो, यहाँ पे देखो गड़बड़ हुआ थोड़ा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, रेशियो को उलट के लिख सकता हूँ, रेशियो को, अरे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, डीबी अपॉन एडी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो आप करो +1 दोनों तरफ +1 करो। नेक्स्ट पेज में करते हैं, डीबी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई, ई सी अपॉन ए ई। अभी दोनों तरफ एक ऐड करो, +1 तो डीबी ए डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। तो जरा मुझे बताओ डीबी प्लस ए डी किसके इक्वल है, डीबी प्लस ए डी ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो ये ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। बस इसको उलट दो, तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, है ना। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। बस वही है, मैंने कंपोनेंडो यूज किया है इधर, बस ठीक है। दोनों तरफ +1 कर दिया उसको उलट करके, तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी हो गया। ये थी बात आपके क्वेश्चन की। देख लीजिए एग्जाम्पल 1, देख लीजिए एग्जाम्पल 1।
आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए। ए बी सी डी कोई ट्रेपेजियम है आपके पास, और ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, और ई एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। ये दो पैरेलल साइड्स है, ठीक है। इस पे ई और एफ जो है ए डी और बी सी पॉइंट है, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ई एफ पैरेलल है ए बी के। तो मैं देखना पहले गिवन है उसको लिख रहा हूँ। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ई डी, जो चीज़ हम लोगों ने ट्रेंगल के लिए प्रूव की थी वो अब ट्रेपेजियम के लिए प्रूव करना है। ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ए बी सी डी के पैरेलल है, और ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के भी पैरेलल है। तो यार ई एफ ए बी के पैरेलल है, ई एफ सी डी के भी पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ई एफ और सी डी भी तो पैरेलल हो गए ना। सो ई एफ जो है पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। ये पैरेलल होगा ना। अरे भाई हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में थ्योरम पढ़ा हुआ कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है तो वो दो पैरेलल लाइंस भी आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। अगर कोई दो लाइंस किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है तो वो दो लाइंस भी आपस में पैरेलल होगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू other line if two lines are parallel to other line, then the two lines are also parallel each other, ठीक है। कि अगर दो लाइंस किसी तीसरी के पैरेलल है तो वो दो लाइंस भी क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। ये बात है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी ई एफ के भी पैरेलल, तो ई एफ भी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के, है ना। ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के। अब देखिएगा, अब मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर से एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको दूसरे पेज पे बनाता हूँ। यह आपका ट्रेपेजियम है, ये दिया हुआ है आपका ए बी सी डी और ये दी हुई है आपकी लाइन ई एफ, ठीक है। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ कि मैं जो है ना इसको मिला रहा हूँ, एसी को मिला रहा हूँ, ठीक है। एसी को मिला दिया, एसी को मैंने मिला दिया, तो ठीक है। अब देखिएगा, आप लोग ये जानते हैं कि ई एफ जो है, मान लो ये है आपका टी है ये, ठीक है। अभी हमने देखा कि ई एफ किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो जो अगर मैं देखूंगा, अगर ट्रेंगल ए डी सी में देखो, ट्रेंगल ए डी सी में जो ई टी लाइन है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। ई टी लाइन पैरेलल है डी सी के, क्यों, बिकॉज ये पैरेलल है सी डी के। अरे ये पूरी लाइन सी डी के पैरेलल है तो इसका जो भाग है ई टी वो भी तो पैरेलल होगा ना डी सी के। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं कि ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, ए टी अपॉन टी सी के। थ्योरम 6.1 से
ठीक है, होगा। सेम इसी तरीके से ट्रायंगल ए बी सी इसमें लिखूंगा, देखिएगा इसमें भी जो टी एफ है वो आपका पैरेलल है ए बी के। अरे यार भैया ई एफ जो है ए बी के पैरेलल दिया हुआ है, तो ई एफ का जो भाग टी एफ है वो भी तो ए बी के पैरेलल होगा ना यार। तो बोलना जरा जो बोलना कि जो आपका टी सी अपॉन जो टी ए है वो किसके इक्वल होगा, एफ सी अपॉन एफ बी के इक्वल होगा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ए टी अपॉन टी सी इक्वल होगा किसके, एफ बी अपॉन एफ सी के। ये वही थ्योरम 6.1 से लिख रहा हूं मैं। कैसे देखो, अरे यार ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, इनके रेशो ये और ये रेशो इसके सेम होगा ना। तो यार ए टी अपॉन टी सी ए ई अपॉन ई डी के इक्वल है। मान लो ये 1 है ये 2 है, तो फ्रॉम 1 और 2 मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू एफ बी अपॉन एफ सी। अरे यार ए टी अपॉन टी सी, ए टी अपॉन टी सी, ए ई अपॉन ई डी और एफ बी अपॉन एफ सी के इक्वल है ना, तो ये भी तो आपस में इक्वल हो गए ना, ए ई अपॉन ई डी और एफ बी अपॉन एफ सी। तो ये हो गया प्रूफ, ये मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखिए इसको ध्यान से एक बार, देखिए ये ठीक है, ये एग्जाम्पल 2 था, वही थ्योरम 6.1 का यूज करके मैंने इसको प्रूफ किया है, बस बीच में एक लाइन डाली है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्पल 3 देखेंगे, पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। देखना आपको गिवन है कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। तो यार एक बात आप लोग जानते हैं कि अगर ट्रायंगल के रेशियो सेम है, ये रेशियो इसका रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, तो इसका मतलब है एस टी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। किससे बोलूँ, 6.1 का उल्टा थ्योरम 6.2, 6.1 का उल्टा 6.2 बोल सकता हूँ। क्या था 6.2, देखो, if a line divides any two side of a triangle in same ratio, then the lines is parallel to the third side। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने कि अगर ये रेशियो सेम है इनका और इसका रेशियो सेम है, तो ये जो लाइन से पैरेलल है। अब एस टी पैरेलल है पी क्यू आर, अब आगे पढ़ो, और एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। मतलब ये जो पी एस टी एंगल है ये पी आर क्यू के इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो पी क्यू आर है आइसोसेल ट्रायंगल, पी क्यू आर आइसोसेल मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो यार पी बहुत इजीली मैं उसको प्रूफ कर दूंगा। पी एस टी और पी आर क्यू आपका ये इक्वल दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अच्छा जरा मुझे बताओ कि पी एस टी और पी क्यू आर आपस में इक्वल होगा ना, एंगल पी एस टी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर। क्यों, अरे भैया करस्पॉन्डिंग एंगल है ना यार, दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है, तो जो उनके एक ही तरफ एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं ना, करस्पॉन्डिंग है। एस टी और क्यू आर पैरेलल लाइंस है, तो ये जो लाइन जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना। तो जरा देखो पी एस टी पी आर क्यू के भी इक्वल है, पी एस टी पी क्यू आर के भी इक्वल है। तो इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, इसको 2 लिख रहा हूँ। तो 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के। पी आर क्यू पी क्यू आर के इक्वल आ गया, दो एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब ये आइसोसेल ट्रायंगल होगी। अरे दो एंगल इक्वल आ गए मतलब इसका अपोजिट साइड इक्वल होगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, इज आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल थ्योरम पढ़े थे ना यार लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट क्लास में नहीं सॉरी लास्ट ईयर में, कि अगर कोई ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट जो साइड से इक्वल होगी। ठीक,
तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल 3 देख लिया, 2 एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब 2 वो पैरेलल आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। तो ये था एग्जाम्पल 3। तो आज की क्लास के लिए बहुत हो गया। देखिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 भी देख ली, 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम देखे, एग्जाम्पल्स भी देखे। आगे की क्लास में बच्चों हम लोग एक 6.2 की ओर बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे इस पे, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है इस चैप्टर की और काफ़ी अच्छा चैप्टर माना जाता है इसको 10th क्लास में। थोड़ा सा टफ पड़ सकता है उन बच्चों के लिए जो कि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, उसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको नहीं सुनेंगे तो टफ पड़ सकता है। अदरवाइज अगर ये हर वीडियो आप देख लेंगे इस ट्रायंगल चैप्टर में तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार इसको, कोई डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।